गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। इलेक्शन करीब आने पर मुस्लिम लीग नून ने भरपूर राब्ते शुरू कर दिए। एमक्यूएम से इत्तेहाद के बाद नवाज शरीफ कल कोयटा जाने वाले हैं, जहां बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। उधर बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर दावा किया है कि हमारा कोई काबिल जिक्र मुखालिफ नहीं, जबकि हकीकत में सूरत हाल ऐसी है कि पुराने हलीफ ही आज हरीफ बने बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ हाल ही में इत्तेहाद करने वाली कई शख्सियात अब नून लीग का दस्तोबाजू बनने का ऐलान करने वाली हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी नाराज दिखाई देती है। बलोचिस्तान की सियासी बसात पर मोहरे अब किसकी फतह का पैगाम देंगे, ये एक सरप्राइज है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की फौरी तामील कर दी गई। बुशरा बीबी पहली बार बतौर मुलजिमा एहतसाब अदालत में पेश हुई। उनसे फराग गोगी से मुतालिक भी पूछगछ हुई, जिनके एहसासों में होश रुबा इजाफे की खबरें गुज़श्ता चंद रोज से मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में बात होगी गजा में जारी बर्बरियत की, जहां अस्पतालों पर जारी बराह रास्त बमबारी से इंक्यूबेटर्स में रखे बच्चे भी दम तोड़ गए हैं और सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। खौफनाक बमबारी से कोई महफूज नहीं, यहाँ तक कि गजा के मगरबी किनारे पर भी इसराइल ने बम बरसाए हैं। अमरीका दुनिया भर से तनकीद का सामना करने के बाद अब ये कहने पर मजबूर हो गया है कि गजा के अस्पतालों में मासूम शहरियों को गोलियों का निशाना बनते नहीं देखना चाहते, लेकिन इंसानी जिंदगियों पर अब तक मौत के साए मंडला रहे हैं। इस्लामी ममालिक भी इस वक्त बेबसी और बेहिसी की तस्वीर बने बैठे हैं। आखिर में बात करेंगे हम पाकिस्तान और आईएमएफ के पॉलिसी सतह मुज़ाकरात की। फैसला कुन राउंड से पहले स्टॉक मार्केट बेहतरी की जानिब गामजन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये पैरामीटर्स मईशत के बारे में क्या बताते हैं और आईएमएफ की आइंदा किस मिलने की राह अब तक कितनी हमवार हो चुकी है और पाकिस्तान की माशी बेहतरी से कौन से काम इस किससे मशरूत है, इस सब पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल का एहतशाम साहब, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सूरत हाल 2018 से मुख्तलिफ है और बलोचिस्तान की सियासी बसात पे क्या चेंजेस देख रहे हैं? देखिए, सियासी मंजरनामा तो डेफिनेटली बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हुआ, ख़ास तौर पे सलमान नवाज साहब के आने के बाद। और आप देख लें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट अलाइंसेस की सियासत होती है, तो वो आप देख रहे हैं कि ये काम बड़ा तेज़ी के साथ होना शुरू हो गया है। और ज़्यादा सरप्राइजिंग बात जो पीपल्स पार्टी के लिए है कि जिस अंदाज से सिंध और बलोचिस्तान में PMLN तकड़ी होकर सामने आई है, मतलब ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे देखें PMLN अनवर अज़हर माइनस पीपल्स पार्टी सबसे राब्ते कर रही। और देखें सिंध में उनका GDA और उसके बाद MQM और किसी तक JUI उनका अलाइंस हो जाएगा। बलूचिस्तान में नवाज साहब जैसे आप कह रही हैं वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर होता है नहीं होता, वो 2/3 की बड़े बातें जो है ना फिर सुनने में आ रही है। हाँ, एक बात है कि एक हिकमत अमली तब्दील की है MQM ने। पहली मरतबा सलमा वो देखें, वो जिसको कहते हैं अर्बन एरिया से निकल के सिंध रूरल की तरफ जा रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के लिए परेशान कुन बात है। वैसे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं जी मुकाबला ओपन है, जो मर्जी आए, लेकिन मेरा ख्याल है उनके गिले शेकवे पिंडी वालों से भी शायद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि जी जिस अंदाज से PMLN जो है ना इस तक अपने आप को एक्टिव करके साथ लेके जा रही है, कितनी कामयाब होगी। ये तो शायद दिखाने के लिए भी ऑप्टिक के हद तक है कि जी हमें 2/3 मिल जाएगी, दिखाने की बातें और है और करने की बातें और। लेकिन एक बात यह है कि अब जो अब ओपनली लोगों ने बातें शुरू कर दी है, सियासी जमातें तो कह रही हैं, टॉक शो पे भी देखते हैं, लिखने वाले भी लिखते हैं कि जी वो एक जिसको कहते हैं सीधा सीधा वॉक ओवर मिल रहा है नवाज साहब को, उनको उनके लिए हर चीज़ जो है ना वो तैयार मिल रही है। और जाहिर सी बात है अब जिस अंदाज से उन्होंने गिव अप किया अपने नैरेटिव का, फौज के खिलाफ हो, एस्टैब्लिशमेंट हो और अदारों के खिलाफ हो, वो तो बिल्कुल गुडी सारी चीज़ें जा रही हैं। अब एक चीज़ बड़ी अहम है सारे मामले, वो ये है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी 8 फरवरी को फेयर फ्री इलेक्शन होगा नहीं होगा। हम तो समझते हैं कि होगा, होना भी चाहिए, इसमें उसको क्रेडिबल बनाने की ज़रूरत है। अगर नहीं होगा तो लोग इसको नहीं मानेंगे, ये एक है। और दूसरी बात है कि सियासी जमातों का अपना रोल इस हवाले से क्या होता है। मेरा ख्याल है हर दिन आने वाला जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आके बता रहा है कि जी इलेक्शन अब होने ही होने हैं। अब देखना ये है कि सियासी जमातें क्या करती हैं। जो मुख्य लड़ाई, 4 मुख्य लड़ाई जिसको ना वो पंजाब में भी शुरू हो गई है, पीपल्स पार्टी भी मैदान में आना शुरू कर दिया है, PMLN है, उसके बाद आप देख लें IPPs हैं, और फिर आप देख लें कि जी कुछ लोग PMLQ के भी हैं इसमें। अब वो आज़ाद तो है ही हैं, वो तो है ही, तहरीक लब्बाक है, वो हमेशा टफ टाइम देते हैं, वो वोट तोड़ेंगे उनका। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त नवाज साहब की पार्टी जो है ना वो तो बाजार असल में तो वही एक्टिव है ना। PTI तो इस वक्त बेचारी कहीं खुडे लाइन लगी हुई है। 2018 वाली सिचुएशन बहुत से लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल वही सूरत हाल है जो 2018 में थी। हाँ, मोहरे मुख्तलिफ हो गए हैं, चेहरे मुख्तलिफ हो गए हैं। डॉक्टर साहब, नून और PP की लड़ाई, इसके पीछे क्या कहानी है? सलमा, मेरा ख्याल है कि लड़ाई कम है और वो ख्वाबों का टकराव ज्यादा है। अच्छा, आपको याद है कि एक जमाने में पीपल्स पार्टी वाले ख्वाब देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनेंगे,
انہوں نے کہا کہ 30-35 سیٹیں سندھ سے آ جائیں گی. پھر زرداری صاحب لاہور بیٹھے رہتے تھے کہ 20-25 سیٹیں ہم پنجاب سے بھی لے لیں صاحب گے. آج بھی ان کے بندے کہتے ہیں بلاول بھٹو نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا, آج بھی کہہ رہے ہیں. اب وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ نیکسٹ وزیر اعظم جو ہے وہ پنجاب سے یا لاہور سے نہیں ہوگا. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے وہ نیچے آ گئے. اچھا 20-25 سیٹیں انہوں نے کہا پنجاب سے لے لیں گے, 30-35 سیٹیں ہم نے لے لیں سندھ سے لے لیں گے. اس وقت ہوا بھی محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ہوا ان کی فیور میں چل رہی ہے. وہ باپ والے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں, جی ڈی والے بھی کچھ اس طرف جا رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد خواب ٹوٹنا شروع ہو گئے اور ہوا جو ہے وہ لگتا کہ پی ایم ایل این کی فیور میں چل. اچھا ایک چیز احتشام صاحب ذرا دیکھیے کہ جیسے ہوا چلتی ہے کسی پارٹی کی فیور میں, 3,500 اپلیکیشنز آئی ہیں ایم پی اے کی سیٹوں کے لیے. اب آپ اندازہ کریں کہ 2 لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک اپلیکیشن کے اوپر, تو 70 کروڑ روپیہ تو یہاں اکٹھا ہوتا ہے. جتنے ایک ایم این اے کو ملے تھے اتنے پیسے 70 کروڑ روپیہ یہاں پارٹی کے فنڈ. ایک اور جو نئی ڈائمنشن ہے نا سیاست کی وہ یہ ہے کہ انور رزاق کے پی ایم ایل این نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بندہ جس طریقے سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے وہ میٹر کرتا ہے اس کو لے آؤ اپنی پارٹی میں. اچھا ابھی بھی ان کا جو خواب ہے 2/3 والا, مجھے وہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آتا. وہ تو خیر وہ تو کسی کو نہیں نظر آتا. اب وہ باپ والے بھی اس طرف جا رہے ہیں, این کی طرف جا رہے ہیں, جی ڈی اے بھی اس طرف جا رہی ہے, جے یو آئی پہلے ادھر تھی. تو اب وہ ہوا جب چلتی ہے تو آپ سوچیں کہ پیسے بھی اسی طرف پھر جاتے ہیں. اب یہ ایک ہی مارکے کے اندر آپ نے 70 کروڑ روپیہ پارٹی فنڈ اکٹھا کر لیا, اور وہ 3,500 ایم پی والے جو ایم پی جو ہیں جو اپلیکیشن لے کے مارے پھر رہے ہیں کہ لاہور میں شاید انہوں نے بینک بند کیے تھے کچھ عرصے کے لیے, اور وہ جیسے ہی کھلیں گے تو 2-2 لاکھ روپے جمع ہوگا, تو پارٹی کا تو 70 کروڑ روپے بنتا ہے. پارٹی کی چاندی ہے اس ٹائم فل ٹائم. لیکن انور صاحب اگر ہم دیکھیں ایم کیو ایم سے نون لیگ کے رابطے ہوں, یا ابھی کچھ دیر پہلے خبر چل رہی تھی نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا ہے, پھر بلوچستان جانے والے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بہت سے لوگ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی قریب میں جنہوں نے الائنس رکھا ہے اب وہ شاید نون لیگ کے ساتھ مل جائیں گے. آپ کے خیال میں بلوچستان جانا نواز شریف کا کتنا بڑا تھریٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی گیم آن ہو چکی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر لوگوں کے ساتھ اتحاد رہا. لیکن اگر آپ دیکھیں ماضی کا ٹریک ریکارڈ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اختر مینگل اور جو باقی نیشنل پارٹیز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادہ پریفر کریں گی جانے کے لیے, اس لیے نواز شریف اب بلوچستان کا رخ کر رہے ہیں. لیکن آپ سارا ذرا پولیٹیکلی انوائرمنٹ دیکھیے کہ حالات کتنی تیزی سے تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ورنہ دیکھیے نا یہ سکسیس ہوتی ہے الیکشن سے پہلے, آپ کو یہ ہوا بنائی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہمیشہ انتخابات کے بعد یا انتخابات کے قریب کسی کے ساتھ اتحاد کرتے تھے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے, اب انہوں نے انتخابات سے بہت پہلے مسلم لیگ نون کی طرف اپنا سارا جو پلڑا ہے وہ ان کی طرف ڈال دیا, جھکاؤ ان کی طرف کر دیا. تو اس سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اور دوسرے نواز شریف صاحب نے بھی اب جو الیکٹیبلز ہیں ان کی طرف بھی جھکاؤ ان کا ہے. اور بلوچستان میں جی بلوچستان میں جو نیشنلسٹ ہیں قوم پرست جماعتیں ہیں اور جس طرح اختر مینگل ہیں وہ ڈیفینیٹلی نواز شریف کی طرف جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ یہ کہ انتخابات سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس پارٹی نے برسر اقتدار آنا ہے, تو تمام جو باقی پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں چھوٹی سیاسی جماعتیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اسی ڈبے میں سوار ہوں جس نے حکومت کی طرف بڑھنا ہے. تو نواز شریف کی طرف لوگوں کا جھکاؤ اس لیے بھی ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ مخلوط حکومت میں ان کا ایک کلیدی کردار ہوگا, اور جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی حکومت میں جانا زیادہ پریفر کریں گی. اگر آپ کے پی کے اور بلوچستان کی چھوٹی سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ حکومت کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے اور حکمراں جماعت کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے, وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو پریفر نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹیبلز بھی جڑتے چلے جا رہے ہیں, اور جو سیاسی چھوٹے چھوٹے اتحاد ہے وہ بھی ہوتے دکھا دے رہے ہیں. ایم کیو ایم میں امپورٹنٹ اتحاد ہے, یہ کوئی چھوٹا اتحاد نہیں ہے ایم کیو ایم کا, یہ بھی ایک بڑا اتحاد ہے. اور اس سے کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو جو میسج جن حلقوں نے دینا تھا وہ بھی دے دیا, اور ان حلقوں کے لیے اب نواز شریف صاحب جس طرح بلوچستان میں جائیں گے وہ بھی ایک میسج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جائے گا, اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا ہو رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, اگر مسلم لیگ نون کے کینوس کو سامنے رکھا جائے آپ کے خیال میں کیا کوئی گریٹر الائنس بننے جا رہا ہے آئندہ الیکشن سے پہلے, اور کیا یہ الائنس نون لیگ کی اپنی مرضی سے ہوگا؟ سلمہ, اس طرح کے کئی اتحاد ہم نے بنتے دیکھے ہیں, احتشام صاحب نے بھی دیکھے, باقی جو دونوں دوست ہمارے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے ہیں بہت سارے ایسے اتحاد. یہ کس طرح بنتے ہیں, کون بناتا ہے, کیسے بنتے ہیں, کیوں بنتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن پاکستان کی سیاست کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اربن کراچی
कोई भी नेशनल गवर्नमेंट बननी है तो उसमें उसकी नुमाइंदगी के बगैर कराची को माइनस करके गवर्नमेंट नहीं बन सकती। ऑब्वियसली फिर आपको एमक्यूएम को साथ मिलाना है। एक केपी के और बलूचिस्तान की अपनी डायनेमिक्स हैं, सियासत की सेंसिटिव दोनों एरियाज हैं, और वहाँ पे क्या सियासत का अंदाज है वो भी आपको पता है। वहाँ पे अपोजिशन नहीं बिठाई जा सकती, उनको अपने गवर्नमेंट के अंदर रखना है। कैसे रखना है, माजी में कैसा हुआ और क्यों हुआ आपको पता है। ये मेरा ख्याल है हमें व्यूअर्स का टाइम ज़ाया करने वाली बात है, लेकिन अब सिचुएशन उस तरह की नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर मांग रही है। फजलुर रहमान साहब ने अपना कहा कि जी हैदरी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएं। बाकी जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो नून लीग से थोड़ी पीछे हट गई हैं, जिसमें अचकजई साहब हैं और बाकी लोग हैं, वो थोड़ा सा दूसरा व्यू पॉइंट रख रहे हैं। वहाँ पे साबिक जो चीफ मिनिस्टर थे और अब्दुल कादिर बलोच साहब थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए, तो वहाँ भी इतनी आसानी के साथ चीजें नहीं होंगी, कुछ गिव एंड टेक होगा। कराची में भी होगा, सुनने में तो आ रहा है ज़ुल्फ़िकार साहब के जाम कमाल साहब अगले वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे। उन्होंने कहा है ना जी, दो टोक उन्होंने कहा जी कि मुझे चीफ मिनिस्ट्री देते हैं तो मैं आता हूं, क्योंकि उनको पता है कि इनको जरूरत है, क्योंकि दूसरा एक मजबूत दड़ा जो वहां से था वो तो दूसरी तरफ चला गया। अब उसका काउंटर पार्ट के तौर पे उन्होंने कहा कि जी ये हमारी कंडीशन है, हमें चीफ मिनिस्ट्री देते हैं तो हम आते हैं। एमक्यूएम स्पीकरशिप मांग रही है और कहती है कि जी अगर जीडीए के साथ मिलते हैं तो हमें आगे जाके और पोजीशनें भी चाहिए। लंबी लंबी लिस्टें हर पार्टी तैयार करके बैठी हुई है और अभी से कमिटमेंट्स हो रही हैं, अभी से वादे मुआहदे किए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस तरह की अगर गवर्नमेंट आप बनाते हैं, 2/3 तो बहुत दूर की बात है, उसमें आप कितने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कितने फैसले किस तरह से करेंगे, मेजॉरिटी कैसे होगी। यही इमरान खान का अलमिया था, उसके साथ जो गवर्नमेंट थी इसी तरह ही थी ना, वो सारी ब्लैकमेलिंग चलती रही। इसी तरह की गवर्नमेंट आगे भी बनेगी। मखलूत जहां मखलूत हुकूमतें होगी वहां जुल्फ़िकार साहब ब्लैकमेलिंग का एक एलिमेंट तो रहेगा, आर्म ट्विस्टिंग तो रहेगी किसी ना किसी की तरफ से। लेकिन अब क्योंकि पीटीआई एक ऐसा फैक्टर है जिसको माइनस नहीं किया जा सकता, और हुक्मरान या आप कह लें मुक्तदर हल्के बारहा ये कह चुके हैं कि पीटीआई एग्जिस्ट करेगी आइंदा इलेक्शन में, वो किसी भी इंतखाबी निशान पे हो, किसी भी शक्ल में हो। एहतिशाम साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत पीटीआई की तरफ से होती है जो बज़ाहिर इस वक्त जेन्युइन लगती है, लेकिन यही टेन्योर वो 2018 में एंजॉय कर चुके हैं। सदर का खत प्रॉपरली ऐसे लग रहा था जैसे वो पीटीआई की तर्जुमानी कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या अभी भी वही ग्राउंड चाहती है पीटीआई जो 2018 में उनको मिला था? देखिए सलमा, जितनी तेज़ी के साथ हमदर्दियाँ, लॉयल्टीज़ हमारे सियासी लीडरों की, पार्टियों की बदलती हैं, बड़ा कम होता है। अभी देखें 16 माह जिस शेर व शक्र होकर हुकूमत की है पीडीएम की जमातों ने, कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि नवाज शरीफ साहब इतनी तेज़ी के साथ सिंध में मुतहर्रिक हो जाएंगे? फिर कैसे हो सकता है आप चलें। फिर आप देख लें कि इस हद तक नाराज़गी खबरें तो ये आ रही हैं कि जो मुलाकात होनी थी जरदारी साहब के नवाज साहब की वो नहीं हो रही, फॉर द टाइम बिंग नहीं हो रही। इसका मतलब है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। अब ये नवाज शरीफ साहब अब क्या करें, लिखने वाले बोलने वाले कह रहे हैं कल कासम का अब्बा लाडला था, आज नवाज साहब लाडले हैं, ये अपनी जगह पे बात और एक दूसरे को गाली भी देते हैं। अब सवाल ये है कि जी इस वक्त पीटीआई के लिए कितना मैदान खुला है। अगर हम काकड़ साहब जो हमारे पूरी प्राइम मिनिस्टर उनकी बात को लिया जाए तो वो तो कहते हैं कि जी बल्लई का निशान होगा। अब सवाल ये है कि जी जो जेन्युइन सवाल है सलमा, एक तो है ना कि जी चले बायस्ड होकर आप बात करें, जेन्युइन सवाल है कि जी इन हालात में पीटीआई के पास कोई कैंडिडेट्स होंगे कि नहीं होंगे। अब ये बात कह देना कि जी खंबे को भी खड़ा करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि उनको वोट मिल जाएंगे। देखिए अभी 3 सर्वे मैंने डॉक्टर साहब देखे हैं पिछले दिनों जो टेलीविजन पे आए हैं, जो मेरा जाती कोई नहीं, तीनों टीवी ने दिखाया कि वही जो चंद दिन पहले तक सूरत हाल लाहौर में थी वो तब्दील हो गई। वो जो लोग 80% 90% पीटीआई की बात कर रहे थे, 80-90% वो नवाज साहब की बात कर रहे हैं, पीएम की बात कर रहे हैं। देखिए ना क्यों लोग कहते हैं कि जब लीडर खुद आ जाता है ना, लीडर की अपनी एक तड़ होती है। वैसे वो मिकावाली हवा की भी बात है, हवा की भी बात, और मिकावाली ने एक बड़ी जबरदस्त मिकावाली ने बात की थी उसने लीडर के बारे में कि लीडर कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन रिस्पेक्टेड, कि मतलब लीडर ऐसा होना चाहिए जिससे लोग डरें, ना कि उसकी इज्जत करें, इज्जत ना करें, डरें उससे। देखिए अब लोग डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर आप देखने कोई जो छोटी मोटी ग्रुपिंग थी शहबाज शरीफ वाली वो खत्म हो गई है, सारे उस तरफ देख रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जहाँ पीटीआई को सलमा एक बड़ा मौका दिया जाएगा कि वो आए। हाँ अब ये है, अब जो बड़े बड़े लोग हैं, अब देखें असद उमर साहब फाइनली वो भी छोड़ के चले गए। अब क्या वो रिटायर हो गए। और वो जो शेर अफगन क्या नाम है जो वकील हैं, वो तो कहते हैं, जो अफजल मरवत साहब, वो तो कहते हैं कि जी मैं गया था मिलने के लिए कासम के अब्बा को, तो उन्होंने कहा था कि जी इस शख्स को, इन्होंने कहा था जी मेरी मुलाकात कराएं
और मैं वापस आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि 2-3 लोग जो है ना उनको किसी सूरत में वापस नहीं लेना, एक फवाद साहब और एक असद असद उमर, उमर, इनको नहीं लेना। देखें, अब बात यह है कि जब आपके लीडर नहीं होंगे सलमा, तो आप कहाँ से लोग लेके आएंगे? ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पॉलिटिकल ठीक है। वर्क हो, जो जाने पहचाने भी तो है चेहरे ना। थे, और फिर इन लोगों को बनाने वाली भी स्टैब्लिशमेंट ही थी। अब लाख पीटीआई वाले गालम गलोच करते हैं, उनके बारे में कुछ भी कहें, खुद करें तो ठीक है, उसको एंजॉय किया, लेकिन जब दूसरे करें उस पर एतराज आते हैं। और एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब, ये जो करप्शन केसेस सामने आने लगे, 3-4 दिन से फराह गोगी के स्कैंडल्स चल रहे हैं, उसने भी काफी धचका दिया है पीटीआई की पॉपुलैरिटी को। जब 190 मिलियन पाउंड का केस एक तरफ चल रहा है, फराह गोगी के असासे वो कैसे एकदम से इतने ज्यादा बढ़ गए, उस पर सवाल उठ रहे हैं। आपके ख्याल में क्या खान साहब जानते थे कि फराह गोगी उनकी और उनकी वाइफ की आड़ में क्या कुछ कर रही है? सलमा, जवाब तो आपको मालूम है, आप मुझसे पूछना चाह रही हैं। देखिए, पहला सवाल ये बनता है कि फराह गोगी कर क्या रही थी, हाँ। और फिर दूसरा सवाल ये कि जो कुछ कर रही थी क्या वो कासिम के अब्बा को दोनों मालूम था? देखिए, जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं अपने असासे, वो 2017 में खुद से कह रही थी कि 25 करोड़ के असासे हैं। उस वक्त भी मालदार थी, आप देखिए। तो 2018 में फिर पीटीआई की हुकूमत आती है, तो वो 25 करोड़ से अचानक एक साल में 71 करोड़ पे चले जाते हैं। 2019 में वो 71 से 87 करोड़ पे जाते हैं, और अंदाजा कीजिए कि सिर्फ एक साल के अंदर वो 87 करोड़ से 500 करोड़ पे पहुंच जाते हैं एक ही साल के अंदर। और ये डिक्लेयर्ड है। अभी Undeclared इससे भी ज्यादा कितने हैं वो हमें नहीं 500 करोड़ पता। का मतलब है 5 अरब। 5 अरब रुपए। तो आप सोचिए यही कि- बुज़दार साहब के साथ हुआ है। हाँ, वो 10 अरब पे पहुंच ये तो गए। डिक्लेयर्ड है जी, ये डिक्लेयर्ड है। Undeclared कितने? अनडिक्लेयर्ड कितने होंगे उसके बारे में कोई नहीं कुछ कर अच्छा, अब आपने कहा कि क्या कासिम के अब्बा ये सब कुछ जानते थे? Very देखिए, एक बात तो ये है कि जो हमारे हाजिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, ये उस जमाने में डीजी ISI थे, एग्जैक्टली। और वो खुद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ये समझी थी कि वो वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम को जाके बताएं कि क्या हो इन्फॉर्म रहा है। करें। तो एक तो ये है। दूसरा, आपको याद होगा कि पहली दफा ऐसे हुआ कि वो वजीर आजम साहब खुद से टीवी पे आए और उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने फराह गोगी को उस वक्त आके टेलीविजन के ऊपर डिफेंड किया था कि ये फिर उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी इज माय रेड लाइन, इससे आगे आपने नहीं जाना। इसके बाद की कहानी जो है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। किसी ने उनको एक पासपोर्ट खरीद के दिया, वो रिपब्लिक ऑफ वानाटू। अब वो वानाटू, आप सोचिए, कोई 3-3.5 लाख एक जजीरा है ऑस्ट्रेलिया के जजीरा पास। है, और 3.5 लाख की 3.25 लाख की उसकी आबादी है, और उस जजीरे का कारोबार ये है कि अपने पासपोर्ट बेचने हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वो इसी पे चलते हैं। 130 ममालिक का वीजा जो है ना, बगैर उसके आप वीजे के आप ले जा सकते सकते हैं। हैं। ये बड़ी बात है। वो कारोबार ही ये करती है वो रियासत। मनी 1 लाख और 30,000 डॉलर का वो मिलता है। 4.25 करोड़ बनते हैं जी। आप आज सोचिए, के तो हिसाब। 4.25 करोड़ रुपया किसी ने खर्चा है, और वो पासपोर्ट ला के फराह गोगी को दिया है ताकि वो दुबई से निकल जाएं, और अपनी वो और करप्शन उसके मनी बाद ले जो कुछ करना है वो 130 ममालिक में जा सकती हैं। यानी जैसे कासिम के शाम अब्बा साहब बता सब रहे। जानते थे, इस जुर्म पे वो खामोश रहे। तो जो खामोश रहता है वो भी तो शरीक जुर्म ही होता है ना। लेकिन खैर, केसेस चल रहे हैं। बहरहाल, अनवर साहब, आपके ख्याल में आइंदा इलेक्शन के लिए पीटीआई की मुश्किलात किस कदर बढ़ चुकी होंगी? आज उनकी एक और केस में गिरफ्तारी होगी 190 मिलियन पाउंड में। देखिए, आए हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि जो माजी के फैसले चेयरमैन के वो अब असरअंदाज हो रहे हैं उनकी सियासत पर। देखिए, सबसे पहले तो जो इलेक्टेबल्स हैं और जो उनके करीबी लोग थे वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, ये बड़ा धचका है। दूसरी बात, जो रेड लाइन थी उनकी, अब वो रेड लाइन क्रॉस हो रही है। उन पर मुकदमात जो थे, अब आपको पता है नैब में और अदालतों में उन्हें फेस करना है। पर्सनली वो खुद भी जा रही है। तीसरा, फराह गोगी से मुतालिक वो नविश्ता दीवार था, लिखा हुआ है, सबको पता है कि उन्होंने क्या किया। और ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई एक जुर्म कर रहा हो और उसका फर्स्ट लेडी को ना पता हो, और फर्स्ट लेडी को अगर पता हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ना मालूम हो, तो ये इंटरलिंक्ड है चीजें। इसी वजह से खराबी पैदा हुई। फिर देखिए, बुज़दार के बारे में पूरे पाकिस्तान ने कहा, उस वक्त के आर्मी चीफ ने भी कहा, शायद वो लड़ाई की वजह खान साहब कहते थे वसीम अकरम प्लस है। वसीम अकरम प्लस है। वसीम अकरम प्लस क्यों कहते थे? क्योंकि फराह गोगी के जरिए जो वो कुछ कर रहे थे वो सारा फर्स्ट लेडी को पता था। शायद उनको बाद में पता चला होगा, लेकिन ये नहीं था कि वो ला इल्म थे, उन्हें सारी चीजों के बारे में इल्म था। चलिए, ये इसको एक तरफ रखिए। आपने मुश्किलात की बात की, डेफिनेटली यही मुश्किलात 2018 में, अगर आप एक सियासी जमात मुस्लिम लीग नून जिसका नाम है उसके बारे में भी थी। आज वो देख लीजिए, उनके लिए वो मुश्किलात नहीं है। कहानी वही है, बस यूं पलट सारी के सारी हाँ जी, सारी आसानियां उनके लिए हैं और सारी मुश्किलात उनके लिए हैं जिन्होंने अपने
ہاتھوں سے پیدا کی ہیں، جنہوں نے اپنے فیصلوں سے پیدا کی ہیں. مکافات عمل کہہ سکتے ہیں. مخافات عمل ہے. تاریخ خود شام صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے. تو تاریخ شاید خود کو دہرا رہی ہے کہ 2018 میں جس طرح آپ انتخابات کے نتیجے میں اور جس طرح آپ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کر آئے اقتدار میں، اب یہ باری کسی اور کی ہے. دیکھیے سیاست بڑی بے رحم چیز ہے. وہاں پر تو باپ بھائی کو، بھائی کو باپ بیٹے کو نہیں بخشتا. آپ نے دیکھا تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں، دلخراش واقعات ہیں جو اس وقت کے اب بھی وہ نظر آ رہے ہیں. اب صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھا جا رہا ہے. جب خاندان کے اندر ایسا ہو سکتا ہے تو ایک اپوننٹ پارٹی جو ہے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر آگے کیوں نہیں بڑھا جا سکتا؟ سیاست میں آپ نے وقت پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اب مسلم لیگ نون نے وقت پر فیصلہ کیا اور وہ آگے بڑھ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بر وقت آپ کے خیال میں نون لیگ نے بہتر فیصلے کیے ہیں، لیکن ایک اور ریالٹی ذوالفقار صاحب، پنجاب کے اندر اس وقت استحکام پاکستان پارٹی، پی ٹی آئی کے جو الیکٹیبلز تھے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے. زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن استحکام پاکستان پارٹی میں ابھی تک وہ ہلچل نہیں نظر آ رہی. کوئی ان کا الائنس بنتا ہوا، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہوئی. جو منشور دے رہے ہیں وہ بڑا کمزور صاحب. 2-3 چیزیں جو عوام کو آفر کر رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ابھی کچھ ہے نہیں آفر کرنے کو. آپ کے خیال میں اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کی پوزیشن کیا ہے پنجاب کے اندر؟ دیکھیں استحکام پاکستان تو پھر بھی 2-3 چیزیں لوگوں کو آفر کر رہی ہے، لیکن باقی کسی پارٹی نے کیا آفر کیا بھی تو کسی اور پارٹی نے تو کوئی پیکج دیا ہی نہیں. باقی کون سے کوئی سارا نہیں، باقی پارٹیز نے کچھ چھوٹا موٹا آفر کر دیا نا. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہاری کارڈ بنائیں گے. نون لیگ نے اپنی منشور کمیٹی بنا دی، وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیا عوام کو دیا جائے. ابھی بنے گا منشور. یہ دیکھیں یہ الیکشن کے نتیجے میں جو منشور سامنے آتے ہیں نا ہمیشہ ہی یہ اللہ کے فضل سے بعد میں امپلیمنٹ نہیں ہوتے. یہ کشمیر کو بزور شمشیر آزاد کروانے کا ہر پارٹی کے منشور میں لفظ شامل ہوتا ہے، اور کشمیر کے ساتھ آج 76 سالوں پہ کیا ہوا ہے سب کو پتا ہے. یہاں پہ ان منشوروں پہ نہ جائیں، نعروں پہ، باتوں پہ نہ جائیں. پریکٹیکلی جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست سے، جس کو ہم نظریاتی سیاست کہتے تھے، وہ مالیاتی سیاست ہو گئی ہے بہت زیادہ. ویسے تو خیر صحافت بھی تھوڑی ملتی جلتی آج کل، لیکن پاکستان کی سیاست کے فل ٹائم سیاست بطور بزنس بن گئی ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے بڑے بر وقت فیصلے ہیں اور بڑے اچھے فیصلے ہیں. کل کو کوئی اور پارٹی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی، وہ کنگ پارٹی ہوگی، ہم کہیں گے کہ یہ بہت بر وقت فیصلے کیے ہیں اور بڑا اچھا کیا. قانون مکافات عمل یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک پلان کیا تھا، چیئرمین پی ٹی آئی نے جنرل فیض کے ساتھ مل کے، کہ اگلے 10-15 سال ہم نے کیسے حکومت کرنی ہے. اس میں پلان ایگزیکٹ یہ تھا جو آج ہو رہا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ الیکشن سے 1 سال پہلے ساری پی ٹی آئی، ساری پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر مقدمے ہوں گے، یہ جیلوں میں ہوں گے، یہ کیس بھگت رہے ہوں گے. ہم 2/3 میجورٹی لیں گے اور اس کے بعد سسٹم کو چینج کر دیں گے. میں پریزیڈنٹ پاکستان بنوں گا اور آگے چل کے 10 سے 15 سال ہم اس سسٹم کو کھینچیں گے اور فیض صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے. دیکھیں یہ سارا پلان تھا. مجھے لگتا ہے کہ جو فائل تھی نا پلان والی، وہ ظاہر اس کے بعد وہ کسی اور کے ہتھے لگ گئی، وہ ساری چیزیں ہو گئی ریورس. اب وہ سارے اندر ہیں اور باقی سارے لوگ باہر ہیں. تو جو شخص سوچتا ہے وہ پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے. لیکن بہرحال نون لیگ حتمی پلان کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. بہرحال جو پی ٹی آئی نے اپنے لیے سوچا تھا وہ اور ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. اسی کو شاید جیسے شام صاحب نے کہا مکافات عمل کہہ لیجئے، یا انگریزی میں کہتے ہیں what goes around it comes around. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، غزہ کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں ابھی تک خوفناک بمباری کا سلسلہ جاری ہے. اس پہ او آئی سی کا ایک رسمی سا اجلاس ہوا، واجبی سی گفتگو ہوئی اور بے دلی کا مظاہرہ کیا گیا. انور صاحب، کیا غزہ والوں کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ پریکٹیکلی تو ایسے ہی ہے. آپ دیکھیے کہ امریکنز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے جس طرح گیم کی، جس طرح منافقت کی، اب جب پبلک کا پریشر ہے پوری دنیا سے، عوام باہر نکلے ہیں، تو اب وہ آپ کی اپنی فیس سیونگ کے لیے صرف یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہاسپٹل پر جو بچے ہیں ان پر بمباری نہیں ہونی چاہیے. ان کو مجھے بتائیے کیا جنگ کے دوران یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ، یہ بوڑھا ہے، یہ عورت ہے؟ وہاں پر تو آپ جس طرح بمباری کر رہے ہیں وہاں پر تو اس طرح بے دریغ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہم ایسے تو نہیں کہتے تھے پہلے دن سے جب یہ جنگ شروع ہوئی کہ یہ تو نسل کشی کی جا رہی ہے. قتل عام ہے. ہٹلر کے بعد سب سے بڑا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا قتل عام نہیں کیا گیا جتنا اسرائیل کر رہا ہے وہاں پر. او آئی سی کی آپ نے بات کی، دیکھیے ہم پہلے کہتے تھے کہ مسلمان جو حکمران ممالک ہیں ان کا کردار پہلے ہی بڑا
अजीबो गरीब है, इतनी बेहसी कि आप सिर्फ स्टेटमेंट दे अपनी सकते हैं। ट्रेड पे देखिए ना, compromise करने को आप तैयार देखिए ना OIC ने क्या करना था, मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं। अगर ये कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेते, उनसे सफारतकारी ख़त्म करते, तजारत ख़त्म करते, उसके खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करते, कोई बोल्ड स्टेप लेते, अमेरिका पर दबाव डालते, तो मेरा ख्याल है कि जंग बंदी हो सकती थी। देखिए जंग बंदी तो अपनी जगह पर, बॉर्डर नहीं खोला जा रहा, जो जख्मी हैं उनको इमदाद फराहम नहीं की जा रही, वहाँ पर खुराक की कमी है, उससे जो लोग मरेंगे, और जो मेडिसिन नहीं मिलेंगे उससे मरेंगे वो अलग, बमबारी से मरेंगे वो अलग, इस तरह जो लोग मरेंगे वो अलग। और हमारे हुक्मरान जनाब बिल्कुल OIC का इजलास हो गया, इतनी बेहिसी कि हमारे मुस्लिम ममालिक, शायद यही वजह है कि मुसलमान आज इस जुबों हाली का शिकार है कि जब आप अपने असल मकसद को छोड़ देते हैं तो फिर शायद आपके साथ इस तरह ही फिर होता है। और जो हो रहा है, देखिए ना, फलस्तीन की बात की, आप कश्मीर की भी बात कीजिए, वहां पर नहीं ये जुल्म सितम हो रहे हैं, कश्मीर और फलस्तीन दोनों जगहों पर इस तरह हो रहा है, और हमारे हुक्मरान पे बिल्कुल खामोशी से सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने अपने मफादात के लिए अपने आकाओं को नाराज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जुल्फिकार साहब। 22 अस्पताल बंद हो गए, ईंधन खत्म हो गया, शहादतें 11,000 से तजावुज कर चुकी हैं। OIC का इजलास हुआ, 32-33 रोज से जायद गुजर चुके थे, जिसके बाद पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ गजा की सूरत हाल पे। अक़वाम मुत्तहिदा के जितने इजलास हुए उनमें से कोई आउटकम नहीं सामने आया, कोई उस पर इक़दाम नहीं किए गए। UNHCR की तरफ से खामोशी है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए आवाज उठाए? देखें, जिन अदारों ने आवाज़ उठानी थी, एक तो OIC है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका रवैया आपने देख लिया, बेबसी देख ली, और रस्मी इजलास की बात आपने खुद कर दी। दूसरा UNO था, या सुपर पावर जो हमेशा ही रोल प्ले करती हैं, वो सारे अदारे थे। सुपर पावर बिल्कुल एलानिया तौर पे उनके साथ है, असला तक दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। UNO और बाकी जो अदारे हैं जिन्होंने बात करनी, वो सारे के सारे उनके साथ हैं। जिस तरह वहाँ पे नस्लकुशी हो रही है, जिस तरह बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह सहाफ़ियों को वहाँ पे मारा जा रहा है, और जो इमदादी कारकुन है उनको नहीं बख्शा जा रहा, और पूरी दुनिया कह रही है कि इस जंगों के अंदर कभी जिंदगी में इस तरह नहीं हुआ जिस तरह ये हो रहा है कि हमास का अगर सरबराह, वो कहते हैं कि अगर पनाह गज़ीनों के कैंपों के अंदर भी हो तब भी इस तरह की बमबारी नहीं की जा सकती। अगर हमास का सरबराह हॉस्पिटल के अंदर भी पनाह लिए हुए हो तब भी आप हॉस्पिटल को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इजराइल को पूरा ज़ाहिर है मौका मिला है, और वो पूरी तरह चाह रहा है कि वहां से वो मिलिया मेट कर दे। जो थोड़ी सी जगह रह गई है कब्जे की, वो अपना वहां कब्जा करे, अपना रेट स्टेब्लिश करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के जो रूलर्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के, वो सारे के सारे लोग मस्जिद अक्सा के ऊपर, अपने मजहबी इस मामले के ऊपर क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? मज़ाहिर तो जुल्फिकार साहब यही नजर आता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है मस्जिद अक्सा के मामले पे, और हजारों इंसानी जानें जो अभी तक जा चुकी हैं उस पर भी खामोशी है। एहतशाम साहब, एक तासुर है कि अमेरिका अब जंग बंदी चाहता है, अब दुनिया भर से तनकीद करने के बाद उसको एहसास हो गया है, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। आपके ख्याल में इसराइल अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ये जंग जारी रख सकता है? देखिए, मुझे इसमें कोई कतई तौर पे शक शुबा नहीं है कि ये सारा गेम प्लान बना के दिया गया है। और आप देखें जिस अंदाज से पहले दिन से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन उनको सपोर्ट कर रहा है, बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं हमास को कहते हैं कंडेम करें, इजराइल को कंडेम ना करें। देखिए सलमा, जो थोड़ी बहुत उम्मीद हमें हो सकती थी, बड़ी थोड़ी उम्मीद थी कि ये जो जॉइंट सेशन हुआ अरब लीग का और OIC का सैटरडे को, बड़े कहते हैं लग्जूरियस हाल में हुआ, वहाँ पे जो उनका दारुल हुकूमत है सऊदी अरब के रियाद में। तो हमारा ख्याल था कि चलें कोई बड़ा स्ट्रांगली वर्डिड कंडमनेशन आएगी, आई कंडमनेशन, लेकिन उस तरह की नहीं आई। फिर यह कि मुश्तरका हिकमत अमली को रोड मैप क्या होना चाहिए नहीं है। अभी देखें डॉक्टर साहब, अलजायर ने कहा कि जी हमें चाहिए कि हम इसराइल के साथ जो मुल्क जिन्होंने तस्लीम किया हुआ वो तोड़ दें, तल्लुकात ख़त्म करें उनके साथ। 7-8 मुसलमान मुल्क हैं, कोई नहीं बात मानेगी। ईरान ने कहा जी और कुछ नहीं करते तो कम अज़ कम इसराइल को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाने में तो चलें एक मूव चलाते हैं, वो भी नहीं हुई। तो ये उम्मीदें इतनी ज़्यादा हमें भी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा अफसोस ये हुआ कि इतने बड़े फोरम पे जाने के बाद आप कोई मुश्तरका हिकमत अमली को रोड मैप नहीं बना सके, कोई दुनिया को एक मैसेज दे देते। अब देखें ना, अब अनवर बात है कि यूरोप, अमेरिका, उन्हें क्या दिलचस्पी है? वो कहेंगे जिनके अपने लोग इतने ठंडे हैं, OIC कुछ नहीं कर रहा। श्याम साहब, एक बात मेंशन करूं कि सिर्फ अगर प्रैक्टिकली कोई उनका साथ दे रहा है तो वो कतर है। आप इस पर सर्च करें, सिर्फ इस वक्त कतर, देखें कतर की भी डायनामिक्स कुछ और है। वो अब देखें, एक तरफ टोटल अमेरिका के साथ है, अमेरिका का सबसे बड़ा आप देख लें बॉर्डर उनका वहाँ पे है, जिसको कहना चाहिए डिफेंस
का नेटवर्क अमेरिका का वहाँ पे मौजूद है, इसके बावजूद वो साथ दे रहा है। कतर ने और हवालों से भी बड़ा भुगता है, लेकिन एक बात अपनी जगह पे है कि लोगों का ख्याल था कि इसके बाद शायद कोई हिकमत अमली बनेगी और कुछ नहीं तो जंग बंदी सीज फायर के लिए कोई बिल्कुल एफर्ट ठीक है। होगा, वो नहीं हुआ। लेकिन पूरी दुनिया में जो मैसेज हम चाहते थे कन्वे होना चाहिए वो नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उधर गजा के अंदर सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, कनेक्शन क्या है इन दो चीजों जी में? सलमा, बड़ा गहरा कनेक्शन है अमेरिका के इलेक्शन और जो कुछ गाजा में हो रहा है। देखिए, एक तो खून की होली जारी है और अब तो ये समझिए कि एक क़यामत का सा वो समा है उस इलाके के क़यामत अंदर। सुगरा कहते हैं उसको। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है कि सबसे बड़े एहतजाज जो हैं वो मगरबी जमहूरी ममालिक में ही हुए हैं, मुसलमान ममालिक में तो नहीं हुए। और जब जमहूरियत होती है तो नंबर्स रियली काउंट। जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं मगरबी बरतानिया में, ममालिक फ्रांस में, ये इवेंचुअली इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। अब वो आपका इलेक्शन वाला मामला देखिए, अमेरिका का सदारती इलेक्शन है अगले साल और उस सदारती इलेक्शन को एक यहूदी लॉबी है अमेरिका के अंदर जो कहलाती है अमेरिकन इजराइली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, एपैक कहते हैं उसको। वो बड़ी ताकतवर है। वो तकरीबन सारे सेनेटर्स को, तकरीबन 70 से 80% सेनेटर्स को, 60 से 70% जो कांग्रेसमैन खड़े होते हैं, उन सबको ना सिर्फ इंडोर्स करती है कि आपने इसको वोट डालना है, उनको माली मदद भी बहुत लंबी करती है। अच्छा, यानी कि जो बाइडेन का जो उन्होंने डिक्लेयर था उसको $4 मिलियन दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, 12 करोड़ रुपया। और वो जो लिस्ट में देख रहा था इतनी लंबी थी, मतलब 3-3, 4-4 करोड़ रुपया, मिलियन डॉलर तो उन्होंने तकरीबन हर एक को दिया हुआ। तो ये दो बड़े इशारे हैं। एक तो इलेक्शन सामने आ रहा है और उसके साथ जो एपैक है वो इंतहाई ताकतवर बॉडी, और ये दोनों चीजें जब तक पीछे नहीं हटती उस वक्त तक इजराइल को मेरा ख्याल है कि एक खुला हाथ मिला रहेगा और अमेरिका जो है एट दैट लेवल, सदारती लेवल, वो इजराइल को रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक है। और फलस्तीनियों के लिए मीडिया, अल्लाह ताला आसानियां पैदा बड़े फरमाए। बड़े अखबार, CNN देख लें, BBC तो नहीं, बाकी आप देख लें, फॉक्स न्यूज देख लें, CNN देख लें, वो सारे बिल्कुल, वो तो डायरेक्टली ओन्ड बाय देम। बिल्कुल ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस और कुछ मुल्की मैशत के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुख्तसर वक्त में मुल्की इकोनॉमी का एक ओवरव्यू। डॉक्टर साहब, IMF के हवाले से गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। सलमा, जुलाई से सितंबर तक को जो आदाद शुमार है उनमें सारी अच्छी खबरें हैं। प्राइमरी सरप्लस क्रिएट करना था, 417 अरब का प्राइमरी सरप्लस आ गया। जो आपका सर्कुलर डेट था बिजली का वो कंट्रोल में आ गया। टैक्स नॉन टैक्स के जितने टारगेट थे सारे पूरे हो गए। अब मामला है अक्टूबर से दिसंबर तक, अब जिसकी अभी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। उसमें जो हमारी इंपोर्ट्स नीचे गई हैं उसके नतीजे में कोई 500 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो नीचे आ गए। तो आप फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके और मेरे ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे वो इंपोर्ट वाले टैक्सेस को पूरा करने के लिए। और दूसरा, वो जो एक्सटर्नल गैप है 4, 4.5, 5 अरब डॉलर का, वो हुकूमत पाकिस्तान से पूरा नहीं हो रहा। तो ये दो बुरी खबरें हैं जो हमें अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी, स्टॉक मार्केट में बेहतरी, क्या हम समझें कि अब किसी बहरान का खदशा नहीं है? आपने की बात की थी, मैं बताता हूँ। अच्छी खबर यह है कि किस्त मिल जाएगी और बुरी खबर यह है कि पे आवाम ने करनी है। ये थी अच्छा। और पेट्रोलियम प्राइसेस कम भी होंगी तो मुझे बताएं इसका साम्राज्य आवाम तक नहीं पहुंचेंगे, फिर कोई ना कोई हो जाएगी। लेकिन आप देखना जो इम्पैक्ट होता है अशिया पर, जो आप रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं आता। उससे फिर वो मसाइल हल नहीं होते, फिर आवाम वहीं के वहीं रहते हैं जहाँ पहले होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जुल्फकार साहब, कुछ रिजर्वेशंस थे IMF की, क्या हम वो दूर कर पाए हैं? और एक बुरी खबर और भी है कि इलेक्शन के फौरी बाद 1100-1200 लोग जो इलेक्ट होंगे उनका खर्चा भी आपने और मैंने ही भरना है, उसके लिए भी तैयारी रखें। अभी आप नहीं दे रहे। मैं समझ देखें, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट सारे लोग कह रहे हैं आ रही है, जाहिर है मुझे भी कोई इख्तलाफ करने का क्या हक हो सकता है, आनी चाहिए, हमें भी खुशी है। लेकिन डार साहब या नवाज शरीफ साहब क्या कोई इस पे मैशत को बेहतर करने के लिए क्या ये एक क्वेश्चन है, इसका जवाब हम एहतिशाम साहब से ले लेते हैं। वक्त कम है। एहतिशाम साहब, माशी तौर पे क्या फायदा होगा? देखिए, दो चीजें तो जो डॉक्टर साहब ने बताई और उसमें शामिल कर लें। मौजूदा माली साल के पहले 5 माह में हमारे रेवेन्यू इम्प्रूव हुआ है
हमारी रेमिटेंस बढ़ी है। दोनों जो है ना हमेशा कम होती थी। ठीक। स्टाफ लेवल आप देखते हैं नेगोशिएशन हो रही है, पहले टेक्निकल लेवल थी, मुझे नहीं लगता एग्रीमेंट हो जाएगा, $701 मिलियन मिल जाएगा। ठीक। बस वर्ड जो है ना वो ये है कि जी हमने डिफॉल्ट नहीं करना, एक अनइंटरप्टिव हमें बाहर से मदद मिलती रहे, जब तक कि हम अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करते, अपने आप पाँव पे नहीं खड़े करते, हमें बाहर के पैसे की जरूरत है। IMF मोरा है आगे, चाहे अमेरिका का है, जिसका मर्जी है। तो ये सारी चीजें देखते हो हम ये कह सकते हैं कि भी ठीक है, तीसरी के फरवरी में जब इलेक्शन होगा उस वक्त ठीक। में नहीं है। बिल्कुल। उम्मीद है कि जो हमें मच नीडेड रिफॉर्म्स है वो अगर करते हैं तो हमारे बिल्कुल लिए ठीक अच्छा है, मेरे रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। पब से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।